चलो आ जाओ दोस्तों, ओप्पो कंपनी की कहानी सुनते हैं। 12 चैप्टर की बुक लेकर आया हूँ। तो पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। ओप्पो पिछली जो आई बुक थी, मैं आई बुक कहता हूँ वीडियो को, वो वीवो पर थी और ये ओप्पो पर है। तो पहला चैप्टर ओप्पो कंपनी का इंट्रोडक्शन, परिचय देता हूँ। ओप्पो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली और नवोन्मेषी स्मार्टफोन कंपनियों में से एक है। यह एक चीनी बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल टेक कंपनी है जो स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, वायरलेस ईयरफोन, टैबलेट, पावर बैंक और अन्य स्मार्ट डिवाइस बनाती है। कंपनी का पूरा नाम गुडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी का पूरा नाम है और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर चीन के गुआंगडोंग प्रांत के शहर डोंगगुआन में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर, अगर आप मुलाकात करना चाहते हो तो। अब ओप्पो का ब्रांड स्लोगन क्या है? तो टेक्नोलॉजी फॉर मैनकाइंड, काइंडनेस फॉर द वर्ल्ड, ये उसका स्लोगन है, जो इसके मूल दर्शन को दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा के लिए होनी चाहिए। ओप्पो की सफलता आधिकारिक तौर पर 10 अक्टूबर 2004 को हुई। ओप्पो की स्थापना, सफलता नहीं, शायद मैं पिछले सफलता बोल गया हूँ तो मिस्टेक है। ओप्पो की स्थापना आधिकारिक तौर पर 10 अक्टूबर 2004 को हुई थी, लेकिन इसका ब्रांड का नाम 2001 में ही चीन में पंजीकृत किया गया था। कंपनी के संस्थापक फाउंडर टोनी चेन मिंगियोंग भी कहा जाता है, उनका उपनाम निकनेम हो सकता है। तो टोनी चेन उसके संस्थापक है कंपनी के, जो पहले बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्यरत थे। अब बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स ही वह मूल कंपनी है जिसके बाद में ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और आईक्यू जैसे ब्रांड निकले। बीबी 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 के इलेक्ट्रॉनिक्स के मूल में से ये सारी की सारी ब्रांड निकली। अब टोनी चेन की दूरदर्शिता थी कि एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जो युवा पीढ़ी को आकर्षित करे और तकनीक को सुंदरता के साथ जोड़े। इसी सोच ने ओप्पो को जन्म दिया। अब शुरुआत में ओप्पो ने स्मार्टफोन नहीं बल्कि MP3 प्लेयर, MP4 प्लेयर, पोर्टेबल DVD प्लेयर और बाद में ब्लू रे प्लेयर बनाए। इन उत्पादों की डिजाइन और ऑडियो क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि बहुत कम समय में ओप्पो चीन में एक जाना माना नाम बन गया। 2008 में कंपनी ने अपना पहला मोबाइल फोन A103 स्माइली फेस लॉन्च किया और इसी के साथ स्मार्टफोन युग में कदम रखा ओप्पो कंपनी ने। अब 2011 में मिस्टेक हुई है दोस्तों, एक स्टॉप लेता हूं। तो इस तरह 2008 में कंपनी ने अपना फोन लॉन्च किया। 2011 में ओप्पो फाइंडर नाम का दुनिया का उस समय का सबसे पतला स्मार्टफोन, केवल 6.65 मिलीमीटर मोटाई का वाला, लॉन्च करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज ओप्पो दुनिया के 70 से अधिक देशों और क्षेत्रों में मौजूद है। कंपनी के 9 अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और 6 डिजाइन केंद्र है, जिनमें भारत का नोएडा और हैदराबाद का केंद्र भी उसमें शामिल है। अब ओप्पो के पास दिसंबर 2024 तक कुल 54,000 से अधिक पेटेंट है, जिनमें से 48,000 से ज्यादा उपयोगिता पेटेंट है। ये कंपनी 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, फास्ट चार्जिंग और कैमरा टेक्नोलॉजी में विश्व के अग्रणी नामों में से एक है। ओप्पो का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कलर OS पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अब 600 मिलियन से अधिक मासिक यानी मंथली एक्टिव यूजर तक पहुंच चुका है। कंपनी का फोकस हमेशा 3 बातों पर रहा है: शानदार कैमरा, तेज चार्जिंग और आकर्षक डिजाइन। इसी कारण ओप्पो के फाइंड, रेनो, F, A
और के सीरीज, ये जो सीरीज है उसके फोन युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। ओप्पो ने खेल, संगीत और फैशन के क्षेत्र में भी मजबूत पहचान बनाई है दोस्तों। ये एफसी बार्सिलोना, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूई यूए यूईएफए चैंपियन लीग, आईसीसी और भारतीय क्रिकेट टीम जैसी वैश्विक संस्थाओं का आधिकारिक पार्टनर रह चुका है। अब भारत में ओप्पो ने 2017 से 2022 तक टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप की थी। संक्षेप में, ओप्पो सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी नहीं है, ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने, एक शॉर्ट में कहा जाए तो ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने कम समय में इनोवेशन, डिजाइन और युवाओं की ऊर्जा के दम पर वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। ये कंपनी साबित करती है कि अगर सही दिशा में लगातार मेहनत और उपयोगकर्ता की जरूरतों को समझा जाए तो कोई भी ब्रांड दुनिया पर छा सकता है। यही ओप्पो की सफलता की असली कहानी है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। तो स्थापना और प्रारंभिक वर्ष 2001 से 2008 तक। अब ओप्पो की कहानी वास्तव में 2001 से शुरू होती है, जब टोनी चेन नियोंग, उन्होंने सबसे पहले ओप्पो नाम को चीन में ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत कराया। उस समय टोनी चेन जो नाम का व्यक्ति है, फाउंडर ओप्पो का, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के डीवीडी प्लेयर डिवीजन के प्रमुख थे। अब बीबी के उस दौर में चीन का सबसे बड़ा डीवीडी प्लेयर निर्माता था। टोनी चेन को हमेशा से लगता था कि भविष्य पोर्टेबल ऑडियो और सुंदर डिजाइन वाले उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में है। अब दोस्तों वो जमाना था जब संगीत, मूवी या कुछ देखना सुनना जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये सामूहिक एक्सपीरियंस था। लेकिन आज का जमाना पर्सनल एक्सपीरियंस का हो गया है। आप पर्सनल मूवी देख सकते हो यूट्यूब पर, मोबाइल से आप पर्सनल म्यूजिक सुन सकते हो, किसी को सुनना भी ना पड़े और आप चुपचाप ईयरफोन लगाकर, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये जमाना है। अब इसलिए उन्होंने एक नया ब्रांड तैयार किया जिसका नाम रखा गया ओप्पो, OPPO, ओप्पो। ये नाम अंग्रेजी में छोटा, याद रखने में आसान और उच्चारण में आकर्षक था। आधिकारिक स्थापना 10 अक्टूबर 2004 को हुई। उस दिन गुआंगडोंग में गुंडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की निजी कंपनी का पंजीकरण हुआ। शुरुआत में सिर्फ 20-25 कर्मचारी थे और ऑफिस एक छोटी सी फैक्ट्री में था। टोनी चेन ने स्पष्ट कर दिया था कि ओप्पो कभी सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद नहीं बनाएगा। पहला टारगेट था चीन के मध्यम और उच्च वर्ग को आय के हिसाब से उसको प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस देना है। अब 2005 में ओप्पो ने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, ओप्पो X3 MP3 प्लेयर। ये उस समय का सबसे पतला और सबसे सुंदर दिखने वाला MP3 प्लेयर था। एल्यूमिनियम बॉडी, 1.5 इंच की कलर स्क्रीन और हाईफाई ऑडियो क्वालिटी के कारण ये तुरंत हिट हो गया। उसी साल ओप्पो ने थाईलैंड और वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में निर्यात शुरू कर दिया। ये ओप्पो का पहला अंतरराष्ट्रीय कदम था। 2006 से 2007 के बीच ओप्पो ने लगातार नए MP3 और MP4 प्लेयर लॉन्च किए। MP4 वीडियो देखने के लिए और MP3 ऑडियो सुनने के लिए। अब इनमें से कई मशहूर रहे। ओप्पो D19L, ओप्पो F19 और ओप्पो S9। हर मॉडल में कंपनी ने कुछ नया जोड़ा, कुछ में टच कंट्रोल, कुछ में वीडियो प्लेबैक, कुछ में ड्यूअल हेडफोन जैक। इसी दौरान ओप्पो ने अपना पहला हाईफाई हेडफोन PM1 भी तैयार करना शुरू कर दिया, जो बाद में ऑडियो फाइल्स के बीच किंवदंती बन गया। 2008 में ओप्पो ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला लिया उपभोक्ता यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ
मोबाइल फोन बाजार में प्रवेश करना। दूसरा, ब्लू रे प्लेयर लाइन शुरू करना। अब मार्च 2008 में ओप्पो ने अपना पहला फीचर फोन लॉन्च किया, ओप्पो A103, जिसे स्माइली फेस फोन भी कहा जाता है। इसमें एक अनोखी खासियत थी, जब कोई कॉल या मैसेज आता था तो फोन के पीछे पीछे की तरफ मुस्कुराता हुआ स्माइली चेहरा दिखाता था फोन। ये फोन खासकर युवा लड़कियों में बेहद लोकप्रिय हुआ और चीन में लाखों यूनिट बिका। इसी साल ओप्पो ने अमेरिका और यूरोप में अपने हाई एंड ब्लू रे प्लेयर को लॉन्च किए। ये प्लेयर उस समय के सबसे बेहतरीन प्लेयर माने गए और एवी फोरम पर ओप्पो को ब्लू रे का राजा कहा जाने लगा। इन प्रारंभिक वर्षों में ओप्पो ने 3 मूल सिद्धांत स्थापित किए जो आज भी कंपनी के डीएनए में है। बेनफेन, सादगी, यानी सादगी, ईमानदारी और सही काम करना। डिजाइन और सौंदर्य को सबसे ऊपर रखना। ऑडियो वीडियो क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करना। ये सब कुछ कंपनी ने ये मूल सिद्धांत स्थापित किए। अब 2004 से 2008 तक की इस छोटी सी अवधि में ओप्पो एक अज्ञात स्टार्टअप से चीन के सबसे पसंदीदा ऑडियो ब्रांड और एक उभरते हुए मोबाइल ब्रांड में बदल चुका था। 2008 तक यही से उसकी असली उड़ान की नींव पड़ी थी, जिसे अगले अध्याय में हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों तीसरा अध्याय, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वर्ण युग यानी सुनहरा युग 2008 से 2012। 2008 से 2012 तक का समय ओप्पो के लिए ऑडियो और होम एंटरटेनमेंट का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौर में ओप्पो ने स्मार्टफोन से पहले ही दुनिया भर में एक अलग पहचान बना ली थी, एक ऐसे ब्रांड की जो बेहद महंगे लगने वाले उत्पाद बहुत उचित कीमत पर देता है और गुणवत्ता में किसी से कम नहीं होता। अब बात करते हैं ब्लू रे प्लेयर ने दुनिया को चौंकाया, उस मुद्दे पर कैसे चौंकाया उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो 2008 में लॉन्च हुआ ओप्पो BDP-83 पूरी दुनिया के ऑडियो वीडियो प्रेमियों के बीच तहलका मचा गया। अमेरिकी वेबसाइट AVS फोरम और वोट हाईफाई, जिसने इसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सल ब्लू रे प्लेयर घोषित किया। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि यह न सिर्फ ब्लू रे बल्कि DVD ऑडियो, SACD, HD CD और लगभग हर फॉर्मेट चला सकता था। 2009 में आया BDP-83 SE स्पेशल एडिशन और 2010 में BDP-93 और BDP-95 तो ऑडियो फाइल्स के लिए सपना बन गए। ये सब तो ऑडियो फाइल्स के लिए सपना बन गए। अब इनमें कंपनी ने स्वयं खुद डिजाइन किए गए एनालॉग ऑडियो सर्किट और ESS साब्रे SABRE32 DAC चिप्स लगाए थे। अमेरिका और यूरोप में ओप्पो ब्लू रे $500 से $3000 की रेंज में बिकते थे, जबकि पैनासोनिक, सोनी और पायनियर जैसे ब्रांड इससे 2 गुना दाम लेते थे। अब दोस्तों माइक चेक कर लेते हैं वरना मेरा ऑडियो चला जाएगा। जो मैं बोलता हूँ वो आवाज नहीं आता है क्योंकि ये है मेड इन चाइना। माइक्रोफोन दोस्तों चेक करना पड़ता है वरना मेहनत जाती है बेकार, इसलिए करना पड़ता। चलो आते हैं अपने मुद्दे पर। तो इस तरह उन्होंने चिप्स लगाए थे। अमेरिका और यूरोप में ओप्पो ब्लू रे $500 से $3000 की रेंज में बिकते थे, जबकि पैनासोनिक, सोनी और पायनियर जैसे ब्रांड इससे 2 गुना दाम लेते थे। अब हेडफोन क्रांति, प्लेयर मैग्नेटिक का जादू। तो इस मुद्दे पर बात करें तो 2011 में ओप्पो ने पहला हेडफोन लॉन्च किया, ओप्पो PM1। ये दुनिया का पहला प्लेनर मैग्नेटिक हेडफोन था जिसे आम उपभोक्ता भी खरीद सकता था। उस समय तक प्लेनर मैग्नेटिक हेडफोन सिर्फ एडल्ट और हाईफाई मैन इन जैसे निश ब्रांड बनाते थे। निश का मतलब होता है एक ही विभाग में काम करना, जैसे यूट्यूब की निश होती है।
जैसे कि आप बायोग्राफी के वीडियो बनाते हो तो वो बायोग्राफी की नीश है। आप कोई कंपनी पर वीडियो बनाते हैं तो कंपनी आपकी नीश है। इस तरह एक विभाग होता है नीश। तो नीश, ये हाईफाई मैन और ओडेज ओडेज और हाईफाई मैन जैसे नीश ब्रांड ये सारी चीजें बनाते थे और उनकी कीमत $1000 से ऊपर होती थी। ओप्पो ने PM1 को इतनी खूबसूरती और कारीगरी के साथ बनाया कि इसे सर्वश्रेष्ठ हेडफोन ऑफ द ईयर के कई पुरस्कार मिले। 2014 में आया PM3, दुनिया का पहला क्लोज्ड बैक प्लेनर मैग्नेटिक हेडफोन जो सीधे स्मार्टफोन से चल जाता था। अब पोर्टेबल ऑडियो में भी राज ओप्पो का, उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो इसी दौर में ओप्पो ने HA1 यानी हेडफोन एम्पलीफायर, HA का मतलब होता है हेडफोन एम्पलीफायर 1 और हेडफोन एम्पलीफायर 2, पोर्टेबल हेडफोन और एम्प एंड DAC लॉन्च किए। अब हेडफोन एम्पलीफायर 2 को चमड़े की फिनिश और डायमंड कट एल्यूमिनियम बॉडी दी गई थी। ये इतना सुंदर था कि लोग इसे जेब में रखना स्टेटस सिंबल मानते थे, जैसे रोल्स रॉयस एप्पल के होते हैं उस तरह। 2015 में हाईफाई हेडफोन एम्पलीफायर 2 को CES इनोवेशन अवार्ड मिला। अब चीन में संगीत प्रेमी का ब्रांड, उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो चीन में इस दौरान ओप्पो को संगीत का बादशाह कहा जाने लगा। हर बड़ा म्यूजिक स्टोर ओप्पो के MP3, MP4 और हेडफोन से भरा रहता था। कंपनी ने अपना अलग रिटेल नेटवर्क बनाना शुरू किया, ओप्पो रियल स्टोर, जहां सिर्फ ओप्पो प्रोडक्ट को सुनने और छूने का पूरा अनुभव दिया जाता था। 2010 तक चीन में ओप्पो के 1000 से अधिक एक्सक्लूसिव स्टोर खुल चुके थे। पहला स्मार्टफोन का आधार तैयार, उस मुद्दे पर बात करते हैं कि स्मार्टफोन का आधार कैसे तैयार हुआ। तो इन सारे ऑडियो प्रोडक्ट से ओप्पो ने 3 बहुत बड़ी चीजें सीखी जो बाद में उसके स्मार्टफोन को विश्व विजेता बनाने वाली थी। पहली, लोग सुंदर डिजाइन के लिए प्रीमियम देने को तैयार है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, ऑडियो क्वालिटी में छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती है, ये दूसरी चीज। और आखिरी और तीसरी चीज, रिटेल और आफ्टर सेल अनुभव, बेचने के बाद का एक्सपीरियंस ब्रांड की पहचान बनाता है। ये दोस्तों आपके लिए भी, अगर आप बिजनेसमैन हो, किसान हो या कोई भी हो, बेचने के बाद का एक्सपीरियंस, एक प्रीमियम ब्रांड का एक्सपीरियंस मिलता है, देना पड़ता है, तब कोई ब्रांड इतनी छाई हुई रहती है। अब इसीलिए जब 2011-12 में ओप्पो ने स्मार्टफोन की दुनिया में पूरा दम लगाने का फैसला किया, तो उसके पास पहले से ही दुनिया वर्ल्ड लेवल का डिजाइन लेंस, ऑडियो विशेषज्ञता और मजबूत रिटेल नेटवर्क तैयार था। 2008 से 2012 तक ओप्पो ने साबित कर दिया कि एक चाइनीज ब्रांड भी जापानी और अमेरिकन जायंट्स को क्वालिटी और डिजाइन में पीछे छोड़ सकता है। यही आत्मविश्वास अगले कदम के लिए जरूरी था दोस्तों, ओप्पो के लिए। दुनिया के सबसे पतले स्मार्टफोन के साथ पूरी दुनिया को चौंकाना। अब दोस्तों शुरू करते हैं अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर, स्मार्टफोन युग में धमाकेदार प्रवेश स्मार्टफोन में 2011 से 2014 तक। तो 2011 का साल ओप्पो के इतिहास में हमेशा स्वर्ण यानी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी साल कंपनी ने स्मार्टफोन बाजार में ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया ने एक साथ मुड़कर देखा कि ये क्या है। कुछ प्रभावित होने वाली चीज की कंपनी ने। दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन ओप्पो फाइंडर मई 2012 में आया था। 19 मई 2012 को बीजिंग में एक भव्य यानी रॉयल कार्यक्रम में ओप्पो फाइंडर लॉन्च किया। इसकी मोटाई थी सिर्फ 6.65 मिलीमीटर। उस समय तक किसी भी कमर्शियल स्मार्टफोन से पतला। तुलना करें आईफोन 4S की, तो वो था 9.3 mm। सैमसंग गैलेक्सी S3 वो था 8.6 mm। हुआवेई एस्केंड P1S उसकी वो बाद में आया
6.68 mm, ये उनकी मोटाई की बात की जा रही है। तो सबसे पतला स्मार्टफोन बनाया कंपनी ने ओप्पो फाइंडर। ओप्पो ने न सिर्फ मोटाई में बाजी मारी, बल्कि डिजाइन में भी सबको पीछे छोड़ दिया। स्टेनलेस स्टील का फ्रेम, 3.5 mm बेजल, 4.3 इंच सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन और पीछे की तरफ ब्रश्ड मेटल फिनिश। अब चीन में इसकी लॉन्च कीमत 2498 युआन, लगभग $400 थी, जबकि विदेशी ब्रांड उस समय $600 से $700 पर बेचते थे अपने डिवाइस। पहले 3 महीनों में ही 2 मिलियन से अधिक बुकिंग हुई फोन की। अब सेल्फी शब्द को नया अर्थ देने वाला फोन ओप्पो N1 सितंबर 2013 में ओप्पो ने एक ऐसा फोन लॉन्च किया जिसने पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। ओप्पो N1, जिसमें दुनिया का पहला घूमने वाला कैमरा, 206 डिग्री रोटेट करने वाला कैमरा लगा था। इसका मतलब था कि एक ही 13 मेगापिक्सल कैमरा सामने और पीछे दोनों तरफ काम कर सकता था। आज हर कंपनी ड्यूअल फ्रंट रियर कैमरा की बात करती है, लेकिन ओपहला विचार ओप्पो का था। N1 की दूसरी बड़ी खासियत थी ओ टच, पीछे की तरफ टच पैनल, जिसमें फोन को हाथ से भी ऑपरेट किया जा सकता था। साथ ही इसमें CY क्यानोगेन मोड का आधिकारिक वर्जन पहले से इंस्टॉल था। ये पहला मौका था जब कोई बड़ा ब्रांड गूगल के अलावा किसी थर्ड पार्टी रोम को प्रमोट कर रहा था। चार्जिंग क्रांति की शुरुआत, वूक फास्ट चार्जिंग, मार्च 2014। तो 2014 में ओप्पो ने फाइंड 7 लॉन्च करते समय एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की जिसने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को हिला दिया। वूक फ्लैश चार्ज, पहली पीढ़ी की वूक, 5 वोट से 4 एम्पियर इक्वल टू 20 वोट, 30 मिनट में 0 से 75% चार्जिंग। बैटरी को ठंडा रखने के लिए लो वोल्टेज हाई करंट टेक्नोलॉजी। तुलना करते हैं इस ब्रांड की। उस समय क्वालकॉम क्विक चार्ज 1.0 सिर्फ 10-12 वोट देता था। ओप्पो ने चार्जिंग स्पीड को 2 गुना कर दिया और साथ ही ये दावा किया कि वूक बैटरी लाइफ को भी कम नहीं करता। आज दुनिया की हर कंपनी वन प्लस वार्प, रियलमी डार्क, वीवो फ्लैश, सैमसंग सुपर फास्ट, जो भी फास्ट चार्जिंग करती है, उसका मूल विचार 2014 के इसी वूक से निकला है। भारत में धूम मचाते हुए प्रवेश, जनवरी 2014। तो जनवरी 2014 में ओप्पो ने आधिकारिक तौर पर भारत में प्रवेश किया। 2014 में पहला फोन था ओप्पो N1 का मिनी वर्जन। लॉन्च इवेंट दिल्ली में हुआ, जिसमें बॉलीवुड के युवा सुपरस्टार ऋतिक रोशन और सोनम कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पहले साल ही ओप्पो ने भारत में 1500 से अधिक सर्विस सेंटर खोल दिए। ये रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ पाया भारत में या शायद दुनिया में भी, अगर आपको नॉलेज हो तो। अब रियलमी की जन्म कुंडली भी यही लिखी गई, रियलमी मोबाइल की। 2014 के अंत तक ओप्पो के अंदर एक छोटी टीम ओप्पो रियल नाम से सस्ते ऑनलाइन ओनली फोन बनाने की योजना बना रही थी। टोनी चेन ने इस टीम को अलग कर दिया और 4 मई 2018 को इसे रियलमी नाम से स्वतंत्र ब्रांड बना दिया। लेकिन उस बीच की बुआई भी 2014 में हुई थी। 2011 से 2014 तक सिर्फ 3 साल में ओप्पो ने जो किया उसका सारांश देता हूँ। दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन, घूमने वाले कैमरा का आविष्कार किया, फास्ट चार्जिंग की नींव रखी, भारत सहित 20 से अधिक देशों में फैल गया,
चीन में 2013 से 2014 में टॉप 3 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। ये वो दौर था दोस्तों जब सैमसंग और एप्पल अजेय लगते थे कि इनको कोई जीत नहीं पाता, लेकिन एक चाइनीज ब्रांड ने साबित कर दिया कि नवाचार यानी इनोवेशन और एडवेंचर साहस से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगला कदम था दुनिया को दिखाने का कि ओप्पो अब सिर्फ एक चैलेंजर नहीं है बल्कि लीडर बनने जा रहा है। अब दोस्तों शुरू करते हैं 5वां चैप्टर, तकनीकी नवाचारों का विस्फोट 2015 से 2019 तक का कालखंड। इन 5 वर्षों में ओप्पो ने जो किया उसे मोबाइल इंडस्ट्री का दूसरा जन्म कहा जाता है। दूसरा जन्म। इस दौर में कंपनी ने एक के बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। हर साल ओप्पो ने दुनिया को चौंकाया और बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 2015 में क्या हुआ उसके बारे में बात। चार्जिंग में विश्व रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों, सुपर वूक 50 वोट का चार्जिंग। फरवरी 2015 MWC बार्सिलोना, ओप्पो ने सुपर वूक का डेमो दिखाया। 2500 मेगाहर्ट्ज बैटरी को 0 से 100% सिर्फ 15 मिनट में चार्ज कर देता था और 10 वोट प्रति 5 एम्पियर इक्वल टू 50 वोट पावर। बैटरी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर नहीं गया। 40 डिग्री से ऊपर नहीं गया। ये सब उस समय दुनिया की सबसे तेज चार्जिंग वाली क्वालकॉम की 18 वोट थी। क्वालकॉम की 18 वोट थी। ओप्पो ने एक झटके में चार्जिंग स्पीड को 3 गुना कर दिया। 2016 में ये टेक्नोलॉजी ओप्पो फाइंड एक्स लैम्बोर्गिनी एडिशन में पहली बार कमर्शियल रूप से आई। 2016 5x यानी 5x लॉसलेस जूम कैमरा, बिना क्वालिटी लॉस किए हुए 5x तक जूम किया जा सकता है, ऐसा कैमरा का आविष्कार किया। MWC 2016। 23 फरवरी 2016 को ओप्पो ने स्मार्ट सेंसर और 5x ड्यूअल कैमरा ऑप्टिकल जूम तकनीक दिखाई। प्रिज्म के लिए जो प्रिज्म आता है ना, उसके जरिए प्रिज्म के जरिए लाइट को 90 डिग्री मोड़ा जाता था। लाइट को 90 डिग्री मोड़ा जाता था पेरिस्कोप की तरह। कोई मूविंग पार्ट नहीं, पूरी तरह स्थिर। 5x ऑप्टिकल जूम बिना क्वालिटी खराब हुए। 5x तक आप ऑप्टिकल जूम कर सकते थे उस कैमरे में बिना क्वालिटी खराब हुए, वरना क्या होती है आप जूम करते हैं क्वालिटी खराब हो जाती है। ये नहीं था। 5x तक आप बिना क्वालिटी क्वालिटी घुमाए जूम कर सकते थे। ये टेक्नोलॉजी बाद में 2017 में आईफोन 7 प्लस, 2019 में हुआवे P13 प्रो और 2020 में सैमसंग S20 अल्ट्रा में आई ये टेक्नोलॉजी। लेकिन लीडर ओप्पो था। लेकिन सबसे पहले ओप्पो ने 2016 में ही काम करने वाला प्रोटोटाइप दिखा दिया था। अब 2017 दुनिया का पहला अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा, अंडर डिस्प्ले के भीतर कैमरा, अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा यानी आगे का कैमरा अंदर डिस्प्ले के अंदर दिया हुआ था। जून 2017 शंघाई, ओप्पो ने पहली बार अंडर डिस्प्ले स्क्रीन के नीचे छिपा हुआ फ्रंट कैमरा दिखाया। उस समय स्क्रीन में नोच और पंच होल भी नहीं आए थे। ओप्पो ने साबित कर दिया कि भविष्य में फोन पूरी तरह बिना किसी कटआउट के हो सकता है फोन। ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल रूप से 2020 में ZTE Axon 20 5G में आई। 2018 10x यानी 10x तक आप लॉसलेस हाइब्रिड जूम प्लस 3D स्ट्रक्चर्ड लाइट, आप 10x तक लॉसलेस हाइब्रिड जूम कर सकते थे और प्लस 3D स्ट्रक्चर्ड लाइट थी, 360 डिग्री लाइट थी उसके अंदर। MWC 2018 में ओप्पो ने 10x लॉसलेस हाइब्रिड जूम ट्रिपल कैमरा प्लस पेरिस्कोप दिखाया। उसी साल सितंबर में ओप्पो ने 3D स्ट्रक्चरल लाइट फेस अनलॉक किया, जो आईफोन X के फेस आईडी से भी तेज और सुरक्षित था।
अब 2019 की बात करें तो 5G का पहला कमर्शियल फोन प्लस 65 वॉट सुपर वूक 2.0। अप्रैल 2019 ओप्पो रेनो 5G यूरोप का पहला बिकने वाला 5G फोन स्विट्जरलैंड में लॉन्च हुआ था। जुलाई 2019 रेनो एस गुंडाम एडिशन 65 वॉट सुपर वूक 2.0 4000 मेगाहर्ट्ज बैटरी 0 से 100% सिर्फ 30 मिनट में चार्ज कर देता था। 30 मिनट में 70% चार्ज, पहले 5 मिनट में 27%। अब मोटोरोला, सैमसंग, शाओमी सब पीछे। इसी साल ओप्पो ने अपना पहला अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लॉन्च किया, जो पूरी स्क्रीन के 10 गुना बड़े क्षेत्र में काम करता था। पेटेंट वॉर में ओप्पो सबसे आगे, उस पर बात करते हैं। तो 2015 से 2019 के बीच ओप्पो ने कुल 33,000 से अधिक पेटेंट फाइल किए। 2019 में विश्व यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO रैंकिंग में ओप्पो 5G पेटेंट में नंबर 1 पर था। हुआवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा 5G पेटेंट होल्डर। अब चार्जिंग की पूरी समय रेखा बताता हूं मैं आपको। वर्ष 2014 वूक 1.0 20 वॉट 75% 30 मिनट में। अब जो मैं बताऊंगा वो 30 मिनट का क्राइटेरिया बताऊंगा, 30 मिनट का समय ही बताऊंगा कि 30 मिनट में इतना चार्ज हो जाता था। 2016 में आया सुपर वूक जो 100% 30 मिनट में कर देता था 50 वॉट का। 2018 में आया सुपर वूक लैम्बोर्गिनी 50 वॉट का 100% 30 मिनट में कर देता था। 2019 में सुपर वूक 2.0 आया 65 वॉट का और 100% सिर्फ 30 मिनट में चार्ज कर देता था। इन 5 सालों में ओप्पो ने जो किया उसका सार एक वाक्य में है, जो आज सारी दुनिया 2023 से 2025 में कर रही है। एक वाक्य में उसका सार जो आज सारी दुनिया 2023 से 2025 में कर रही है, वह ओप्पो 2015 से 2019 में ही कर चुकी थी। ओप्पो इतनी आगे थी कंपनी, कहने का मतलब है। अब ये दौर ओप्पो को इनोवेशन का बादशाह बनाने वाला दौर था। अगला कदम था इन सारी टेक्नोलॉजी को एक साथ एक फोन में डालकर दुनिया को दिखाना कि अब ओप्पो सिर्फ इनोवेटर नहीं बल्कि फ्लैगशिप किलर भी बन गया है। किलर मतलब मारने वाला, दूसरी कंपनियों को खा जाता है। तो अध्याय 6 शुरू करते हैं। फ्लैगशिप किलर का जन्म और वैश्विक तूफान 2018 से 2021 तक का समय। तो 2018 से, अब दोस्तों ये चैप्टर है छठा चैप्टर। तो छठे चैप्टर में ये जानते हैं कि 2018 से 2021 तक का दौर ओप्पो के इतिहास का सबसे चमकदार और सबसे आक्रामक दौर था। इस दौरान कंपनी ने एक के बाद एक ऐसे फोन लॉन्च किए जिन्होंने सैमसंग, एप्पल और हुआवे को भी पीछे छोड़ दिया। ये वह समय था जब ओप्पो ने साबित कर दिया कि वह कंपनी अब सिर्फ अच्छा चीनी ब्रांड नहीं बल्कि दुनिया का सबसे इनोवेटिव और सबसे तेज बढ़ने वाला स्मार्टफोन ब्रांड है। 2018 फाइंड एक्स दुनिया का पहला सचमुच बॉर्डरलेस फोन सचमुच बॉर्डरलेस। अब 26 जून 2018 लोवर म्यूजियम पेरिस फ्रांस में ओप्पो ने ओप्पो फाइंड एक्स लॉन्च किया और पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। इस फोन की 3 वर्ल्ड फर्स्ट खासियतें थी। पहली 93.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, उस समय तक का सबसे ऊंचा आईफोन XS 82.9% और गैलेक्सी S9 83.6% था, जबकि ये 93.8% था स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अब दूसरा मोटोराइज्ड स्लाइडिंग कैमरा, पूरा ऊपरी हिस्सा ऊपर उठता था जिसमें दोनों कैमरे और 3D फेस अनलॉक सेंसर छिपे थे। तीसरी यूनिकनेस थी, विश्व प्रथम यूनिकनेस में बता रहा हूं। तीसरी यूनिकनेस थी कोई नोच नहीं, कोई पंच होल नहीं, कोई बेजेल नहीं, सचमुच का फुल व्यू डिस्प्ले। अब लोटो मोबिली
लोटोमोबिली लैम्बोर्गिनी एडिशन में 50 वॉट सुपर वूक था। लोटोमोबिली में लैम्बोर्गिनी एडिशन में 50 वॉट सुपर वूक चार्जर था। 3400 मेगाहर्ट्ज बैटरी 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाती थी। पहले 2 महीनों में ही 1 मिलियन से अधिक यूनिट बिकी। फाइंड एक्स को टाइम मैगजीन ने 2018 की सबसे बेहतरीन आविष्कारों में शामिल किया। 2019 रेनो सीरीज, जूम का बादशाह बनना, इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो अप्रैल 2019 में ओप्पो ने नया सब ब्रांड रेनो लॉन्च किया। इसका मतलब था रिनोवेशन, नया करना। रेनो 10X जूम एडिशन में पहली बार 10X हाइब्रिड लॉसलेस जूम कमर्शियल रूप से आया। ट्रिपल कैमरा, 48 मेगापिक्सल मुख्य प्लस 13 मेगापिक्सल पेरिस्कोप प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 60x डिजिटल जूम, 60x तक आप जूम कर सकते हैं। तो शार्क फिन पॉपअप सेल्फी कैमरा, स्लाइड में ही पिकोना पॉपअप। ये फोन उस साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रीमियम फोन बना। दोस्तों बोलते बोलते थक जाता हूँ, इसलिए मैं रिलैक्स मोड में तो बोलता ही हूँ, लेकिन रिलैक्स भी होना चाहिए, इसलिए छोटा सा स्टॉप लेता हूँ और बाद में आता हूँ। लेकिन एक काम करते हैं, ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं और बाद में स्टॉप लेते हैं। तो ये फोन उस साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रीमियम फोन बना। 2020 में रेनो 3 प्रो ने दुनिया का सबसे पतला 5G फोन 7.7 mm और 44 मेगापिक्सल डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा आया। 2020 की बात करते हैं तो 2020 में चार्जिंग का नया विश्व रिकॉर्ड 125 वॉट सुपर वूक। जुलाई 2020 में ओप्पो ने 125 वॉट सुपर वूक दिखाया। 4000 मेगाहर्ट्ज बैटरी 0 से 100% सिर्फ 20 मिनट में। 5 मिनट में 41% चार्ज, सिर्फ 5 मिनट में 41% चार्ज हो जाता था। साथ में 65 वॉट एयरबुक वायरलेस चार्जिंग बिना तार का 30 मिनट में फुल। उसी साल 125 वॉट तकनीक, 125 वॉट की टेक्नोलॉजी रियलमी और वन प्लस फोनों में भी आई, लेकिन मूल आविष्कार ओप्पो का था। आविष्कार ओप्पो ने किया था, इसलिए इसको इनोवेशन का बादशाह कहा जा सकता है। मैंने तो कभी दोस्तों ओप्पो के बारे में इतना नहीं जाना था, लेकिन आज बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। 2021 में मेरी सिलिकॉन एक्स अजल ब्लेड की साझेदारी। अब दिसंबर 2021 में ओप्पो ने अपना खुद का एनपीयू चिप लॉन्च किया। मारी सिलिकॉन एक्स नाम का चिप लॉन्च किया। 6nm प्रोसेस, 18 टॉप एआई परफॉर्मेंस, 4K नाइट वीडियो में रियल टाइम रो प्रोसेसिंग। साथ ही फरवरी 2022 में घोषणा हुई, अनाउंसमेंट हुआ कि ओप्पो अब अजल ब्लेड के साथ 3 साल का कैमरा पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वन प्लस ने 2021 में किया था। पहला फोन फाइंड X5 प्रो 2022 उस साल का सबसे बेहतरीन कैमरा फोन माना गया। वैश्विक बाजार में नंबर 4 पर पहुंचना, उस मुद्दे पर बात करते हैं। चलो तो 10 वर्ष के हिसाब से बताऊंगा मैं ओप्पो का वैश्विक मार्केट शेयर। 2018 में 8.1%, 2019 में 9.8%, 2020 में 11.3% और 2021 में 11.7%। दुनिया में नंबर 4, चौथे नंबर पर। 2021 में मार्केट शेयर के हिसाब से 2021 में नंबर 4 पर है। अब 2021 में ओप्पो ग्रुप, ओप्पो प्लस वन प्लस रियलमी, ये तीनों ब्रांड जिसने कुल 33% से अधिक चाइनीज मार्केट और 20% से ज्यादा वैश्विक मार्केट पर कब्जा कर लिया। भारत में 2021 में ओप्पो दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बना 22% शेयर के साथ, मार्केट शेयर के साथ। सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च पर अब नजर डालते हैं तो फाइंड एक्स 2018 पहला सचमुच फुल स्क्रीन फोन। रेनो 10X जूम 2019 में पहला 10X जूम फोन। रेनो 4 प्रो
65 वोट चार्जिंग वाला सबसे पतला फोन। फाइंड X3 Pro 2021 में पहला 10 बीट फुल पाथ कलर मैनेजमेंट फोन। फाइंड X5 Pro 2022 में मारी सिलिकॉन X प्लस अजल ब्लेड। 2018 से 2021 तक ओप्पो ने जो किया उसका एक ही नाम था, रूल द फ्लैगशिप। ये एक ही नाम था। 2018 से 2021 में 21 तक ओप्पो ने जो किया उसका एक ही नाम था, रूल द फ्लैगशिप। इस दौर में ओप्पो ने साबित कर दिया कि अब वह सस्ते फोन बनाने वाली कंपनी नहीं है। अब फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है कि झंडा पकड़कर आगे दौड़ने वाला, यानी आगे दौड़ रही थी कंपनी अपना झंडा उठाए हुए। अब दोस्तों इस दौर में ओप्पो ने साबित कर दिया कि अब वह सस्ते फोन बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे और सबसे एडवांस फोन बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। अब ग्लोबल टेक मीडिया ने लिखा 2018 से पहले लोग पूछते थे ओप्पो कौन है। 2021 में लोग पूछने लगे सैमसंग और एप्पल के बाद अब किसकी बारी है। उत्तर था ओप्पो। दोस्तों अब अगला 7वां अध्याय शुरू करते हैं, वैश्विक साम्राज्य का विस्तार 2019 से 2025। 2019 के बाद ओप्पो ने सिर्फ फोन नहीं बेची, उसने एक पूरा स्मार्ट इकोसिस्टम और वैश्विक ब्रांड पहचान खड़ा कर दिया। ये वह दौर था जब ओप्पो ने एक चाइनीज कंपनी से वैश्विक वर्ल्ड लेवल की प्रीमियम ब्रांड बन गई ओप्पो कंपनी। आज ओप्पो 70 से अधिक देशों में मौजूद है और हर महाद्वीप पर उसकी धाक है। 2019 यूरोप में धमाकेदार प्रवेश। तो मई 2019 लंदन, ओप्पो ने रेनो सीरीज के साथ आधिकारिक तौर पर पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड में प्रवेश किया। पहला 5G फोन रेनो 5G स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विसकॉम के साथ लॉन्च हुआ। ब्रिटेन में EEE, O2, वोडाफोन सभी बड़े कैरियर ने ओप्पो फोन बेचना शुरू किए। 2020 तक ओप्पो यूरोप में टॉप 5 ब्रांड बन गया। 2020 में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर कब्जा। उस मुद्दे पर बात करते हैं तो मिस्र, मोरक्को, केन्या, नाइजीरिया में नंबर 1 या नंबर 2 एंड्रॉइड ब्रांड, नंबर 1 या नंबर 2 एंड्रॉइड ब्रांड। ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया में तेजी से बढ़त। 2021 में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका क्षेत्र में 18% मार्केट शेयर, सैमसंग के बाद दूसरा स्थान। 2021 की बात करते हैं, जापान में प्रीमियम सेगमेंट में नंबर 1 ओप्पो। 2021 के अंत तक ओप्पो जापान में 5000 येन यानी लगभग $400 से ऊपर वाले सेगमेंट में नंबर 1 ब्रांड बन गया। जापान में एप्पल के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड। फाइंड X3 Pro, उसको जापानी उपभोक्ताओं ने सबसे सुंदर एंड्रॉइड फोन चुना। 2022 की बात करते हैं, भारत में फिर नंबर 2 पर वापसी। तो 2020 से 2021 में कुछ उतार चढ़ाव के बाद 2022 में ओप्पो ने भारत में फिर जोरदार वापसी की। रेनो 8 सीरीज और F21 Pro ने युवाओं में तहलका मचा दिया। 1800 से अधिक एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर। 2023 में फिर 20% प्लस मार्केट शेयर के साथ नंबर 2 का स्थान। 2023 की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में बादशाहत। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया सभी में टॉप 3 सब देशों में। थाईलैंड में 2024 तक नंबर 1 एंड्रॉइड ब्रांड बना रहा ओप्पो। फिलीपींस में 2024 में 28% शेयर के साथ नंबर 1 पर रहा। अब स्मार्टफोन और कल्चर के जरिए ग्लोबल ब्रांडिंग की बात करते हैं तो 2017 से 2022 तक भारतीय स्पॉन्सरशिप और पार्टनर कौन थे उसकी बात करें। 2017 से 2022 तक भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर। 2019 से अब तक विंबलडन टेनिस। 2019 से अब तक फ्रेंच ओपन। 2021 से अब तक UEFA चैंपियन लीग। 2023 से अब तक के पॉप ग्रुप 17 के सब यूनिट BSS को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया।
2024 में ओप्पो ने के पॉप सुपरस्टार के साथ मिलकर ओप्पो इमेजिन IF फोटोग्राफी प्रोजेक्ट चलाया, जिसे 100 मिलियन से अधिक व्यूज मिले। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंटरनेट से चलने वाली चीजें, उसको IoT कहा जाता है दोस्तों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का मतलब, और स्मार्ट इकोसिस्टम का विस्तार, उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो 2020 से ओप्पो ने सिर्फ फोन नहीं, पूरा इकोसिस्टम बनाना शुरू किया। ओप्पो वॉच सीरीज 2020 से अब तक फिफ्थ जनरेशन, पांचवी जनरेशन, पांचवी पीढ़ी। ओप्पो पेड टैबलेट 2022 की, ओप्पो एनको ईयरबड्स, ओप्पो टीवी चाइना में। 2024 तक 600 मिलियन से अधिक कलर OS यानी कलर ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस एक्टिव। अब 2024 से 2025 की स्थिति पर नजर मारते हैं, तो क्षेत्र के मुताबिक पूरी दुनिया की बात करें तो टॉप 5 11 से 12% शेयर के साथ मार्केट की पोजीशन की बात कर रहा हूँ। चाइना में नंबर 3 से नंबर 4, भारत में नंबर 2, दक्षिण पूर्व एशिया में नंबर 1, 2, यूरोप में टॉप 5, मध्य पूर्व अफ्रीका में नंबर 2, लैटिन अमेरिका में टॉप 5। अब 2024 से ओप्पो ग्रुप है ओप्पो प्लस वन प्लस प्लस रियलमी। ये ग्रुप पूरा का पूरा कुल शिपमेंट का 200 मिलियन यूनिट से ऊपर रहा। कंपनी के 9 ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और 6 डिजाइन सेंटर है, जापान, अमेरिका, भारत और इंडोनेशिया सहित। 2025 में ओप्पो का टारगेट क्या है, उसकी बात करते हैं। तो 2027 तक वैश्विक नंबर, वर्ल्ड लेवल का नंबर 2, 2030 तक प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल, सैमसंग के बराबर। ओप्पो ने सिर्फ 6-7 साल में जो वैश्विक साम्राज्य खड़ा किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों आप भी कर सकते हो। किस तरह, ये इस बुक में से आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों मेरी आई बुक में जुड़ जाया करो, सब कुछ सीखने को मिलेगा। बिजनेस कैसे होता है, ये मैं सबसे पहले तो ये बुक जो लेकर आता हूँ वो कंपनीज पर लेकर आता हूँ, और बाद में मैं बायोग्राफी शुरू करूंगा, और इस तरह चलता रहेगा दोस्तों। तो जुड़े रहो। तो एक कंपनी जो 2024 में सिर्फ 20 लोगों की छोटी सी टीम थी, 2004 में एक छोटी सी टीम थी, मिस्टेक है 2024 बोल गया था मैं, 2004 में सिर्फ 20 लोगों की छोटी सी टीम थी, आज 70 प्लस देशों में 400 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं की पहली पसंद है। ये सिर्फ बाजार हिस्सेदारी की कहानी नहीं है, ये उस ब्रांड की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि इनोवेशन और यूथ एनर्जी से दुनिया का कोई कोना नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं जो जीता न जा सके। अब 8वां अध्याय दोस्तों शुरू करते हैं। मार्केटिंग और ब्रांड का जादू, युवाओं का दिल कैसे जीता ओप्पो ने कभी सबसे महंगा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाया, विज्ञापन नहीं चलाया, फिर भी आज दुनिया में करोड़ों युवा खुद को ओप्पो बॉय या ओप्पो गर्ल कहलवाना पसंद करते हैं। ये जादू रातों रात नहीं हुआ, ये एक सोची समझी, लंबी और बेहद चतुर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का नतीजा है, जिसकी नींव 2015 में ही पड़ गई थी। नियम नंबर 1, सिर्फ युवा हमेशा युवा। ओप्पो ने शुरू से ही 18 से 30 साल के युवाओं को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया। कंपनी का मानना था कि अगर आज का युवा आपके साथ है, तो कल का पूरा बाजार अपने आप आपके साथ होगा। इसलिए हर विज्ञापन, हर गाना, हर इवेंट, हर एम्बेसडर सिर्फ और सिर्फ युवाओं की भाषा में बोला गया। बॉलीवुड से के पॉप तक सितारों की बारिश। 2014 में भारत आते ही ओप्पो ने ऋतिक रोशन और सोनम कपूर को साइन किया। 2015 से 2017 में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा एक के बाद एक जुड़े ओप्पो के साथ। 2018 में कैटरीना कैफ और बादशाह को रेनो सीरीज के लिए लिया। 2021 में युवा सनसनी कार्तिक आर्यन को एफ सीरीज का चेहरा बनाया। विदेशों में रणनीति और भी आक्रामक थी, विदेशों में ये स्ट्रेटजी और भी आक्रामक थी। थाईलैंड में 2010 से ही कोरियन बैंड 2PM
बाद में ब्लैक पिंक, ब्लैक पिंक की शीला, ब्लैक पिंक की लिसा। इंडोनेशिया में रफी अहमद और नागिता स्लाविना, नागिता स्लाविना नाम की व्यक्ति जैसे मेगा सेलिब्रिटी उन्होंने समर्थन किया, मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए लेते हैं ना। तो 2023 से 2025 में ग्लोबल एम्बेसडर बने के पॉप ग्रुप 17 के सब यूनिट बीएसएस सेउंग क्वान, डोक्योंग और होशी। 2024 में जापान में स्नोमैन और फिलीपींस में SB19। हर देश में ओप्पो ने लोकल सबसे बड़े युवा आइकन को चुना, न कि सबसे महंगे को। अब सेल्फी शब्द उसको फिर से लिखना, उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो 2015 में ओप्पो ने भारत में सेल्फी एक्सपर्ट कैंपेन चलाया। हर विज्ञापन में सिर्फ एक बात थी, ओप्पो का कैमरा सबसे अच्छी सेल्फी लेता है। टीवी, होर्डिंग्स, बस, मेट्रो, हर जगह सिर्फ सुंदर चेहरे और ओप्पो फोन। 2016 से 2018 तक भारत में सेल्फी सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ ओप्पो आता था। आज भी भारत के छोटे शहरों में दुकानदार कहते हैं, सेल्फी वाला फोन चाहिए तो ओप्पो लो। अब क्रिकेट और फुटबॉल का जादू, उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो 2017 से 2022 तक भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर ओप्पो लिखा हुआ रहा। हर मैच में 140 करोड़ आंखों के सामने, भारत की जो आबादी है 140 करोड़, उन 140 करोड़ आंखों के सामने ओप्पो का लोगो दिखने लगा। अब विंबलडन और फ्रेंच ओपन के कोर्ट पर ओप्पो की ब्रांडिंग। 2021 से यूईएफए चैंपियन लीग के हर मैच में ओप्पो की एलईडी बोर्ड। युवा जहां जाता है, ओप्पो वहां पहले से मौजूद रहता है। सोशल मीडिया और ई स्पोर्ट्स पर कब्जा। 2018 से ओप्पो ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पर भारी निवेश किया। हर नया फोन लॉन्च होते ही हजारों माइक्रो इन्फ्लुएंसर को फोन भेजा जाता था। 2020 से लीग ऑफ लेजेंड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का ग्लोबल स्पॉन्सर। 2023 में फ्री फायर और पबजी मोबाइल के बड़े टूर्नामेंट में ओप्पो की टीमें। गेमिंग कम्युनिटी में ओप्पो का मतलब हुआ जो फोन 90 FPS बिना गर्म हुए चलाए। गेमिंग कम्युनिटी में ओप्पो का मतलब हो गया कि जो फोन 90 FPS बिना गर्म हुए चलाए वो है ओप्पो। अब ग्रीन फैक्ट्री और सामाजिक जिम्मेदारी की बात करते हैं। तो 2021 से ओप्पो ने पर्यावरण का मुद्दा भी उठाया। सभी नई पैकेजिंग प्लास्टिक फ्री, फोन में 40% तक रिसाइकिल्ड मटेरियल। 2024 में ओप्पो ग्रीन फ्यूचर प्रोजेक्ट, उसके तहत 10 देशों में 1 मिलियन पेड़ लगाए गए। धन्यवाद दोस्तों। पेड़ लगाना, हर साल एक नया पेड़ लगाओ दोस्तों। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है और किसी भी जगह लगाओ, मैं तो कहता हूँ युवा। लेकिन मैंने अब तक मेरी जिंदगी में मेरे ख्याल से मैंने 3-4 पेड़ लगाए, एक खड़ा है, बाकी सब कट गए दोस्तों। ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, ये मेरा प्रसंग है। लेकिन लगाते रहो दोस्तों। जो बीच में आते हैं उसको काटना पड़ता है तो काटना दो, लेकिन लगाते रहो, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है बारिश के लिए, पानी के लिए। अब युवा आज सिर्फ अच्छा फोन नहीं, अच्छी कंपनी भी चाहते हैं। ओप्पो ने यह दिल भी जीत लिया। सबसे यादगार कैंपेन की बात करते हैं। तो 2019 में #बी अ शॉट मेकर क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2021 में #बी द लाइट, दिवाली में घर की तस्वीरें रेनो ग्लो डिजाइन से। 2023 में इमेजिन IF फोटोग्राफी मास्टर अजल ब्लेड के साथ। 2024 में #सेल्फी विथ BSS 17 BSS के साथ ग्लोबल चैलेंज। अब परिणाम क्या आया उस पर बात करते हैं। तो आज ओप्पो का ब्रांड वैल्यूएशन $8 बिलियन से ऊपर है। युवा जब नया फोन लेने जाता है तो सबसे पहले पूछता है क्या ये ओप्पो जितना अच्छा है, ओप्पो जितना अच्छा मोबाइल है ये। ओप्पो ने पैसे से नहीं दिल से मार्केटिंग की।
और यही यही वजह है कि आज ओप्पो सिर्फ एक फोन कंपनी नहीं बल्कि दुनिया भर के युवाओं का एक भावनात्मक हिस्सा बन चुकी है। द इमोशन पार्ट ऑफ इमोशन बन चुकी है। अब नोवा अध्याय शुरू करते हैं। साझेदारियां और सहयोग, अकेले नहीं साथ मिलकर जीते। ये दोस्तों ओप्पो ने किया। ओप्पो ने कभी अकेले राज करने की कोशिश नहीं की एप्पल की तरह। उसने हमेशा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित नामों के साथ हाथ मिलाया। ये पार्टनरशिप सिर्फ लोगो चिपकाने तक सीमित नहीं रही। इसने इनसे असली टेक्नोलॉजी क्रांति पैदा हुई। पहला एरिक्सन, क्वालकॉम और नोकिया के साथ 5G युद्ध विक्ट्री करना। 2018 से ओप्पो ने एरिक्सन और नोकिया के साथ मिलकर 5G पेटेंट पूल में हिस्सा लिया। 2020 तक ओप्पो के पास 3000 से अधिक 5G स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट थे। 2021 में क्वालकॉम के साथ मल्टी ईयर एग्रीमेंट से स्नैपड्रैगन 8 सीरीज हर ओप्पो फ्लैगशिप में आने लगी। इन साझेदारियों की वजह से ही ओप्पो 2019 में यूरोप का पहला कमर्शियल 5G फोन लॉन्च कर पाया। दूसरा, हाजेलब्लड कैमरा का स्वर्ण मानक 2021 से अब तक। फरवरी 2021 में बार्सिलोना में ओप्पो ने अनाउंसमेंट किया अगले 3 साल हाजेलब्लड के साथ मिलकर कैमरा बनाएगा। 2022 फाइंड X5 प्रो में पहली बार हाजेलब्लड नेचुरल कलर कोलिब्रेशन आया। 2023 में फाइंड X6 प्रो, उसको DSOMAR के, जिसने दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा फोन घोषित किया। 2024 में फाइंड X7 अल्ट्रा में ड्यूअल पेरिस्कोप प्लस हासेलब्लड मास्टर मोड। 2025 में फाइंड X8 सीरीज में हासेलब्लड हाइपरटोन सिस्टम। परिणाम क्या हुआ कि आज ओप्पो के कैमरे को मोबाइल में डीएसएलआर जैसा कहा जाता है। तीसरा, FC बार्सिलोना 2015 से 2019। तो 2015 में ओप्पो ने FC बार्सिलोना का आधिकारिक पार्टनर बना ओप्पो। अब कैंप नऊ स्टेडियम, वहां पर ओप्पो की होर्डिंग्स, खिलाड़ियों के हाथों में ओप्पो फोन, मेसी, नेमार और कई सबने ओप्पो के विज्ञापनों में काम किया। इस पार्टनरशिप ने स्पेन, लैटिन अमेरिका और एशिया में ओप्पो को प्रीमियम इमेज दी। अब चौथा, विंबलडन और रोलागारो और विंबलडन। 2019 से ओप्पो विंबलडन का पहला एशियाई और पहला स्मार्टफोन पार्टनर है। हर साल कोर्ट के चारों तरफ ओप्पो की ब्रांडिंग, खिलाड़ियों के बैग पर ओप्पो का लोगो। 2023 में जोकोविच और अल्काराज जैसे टॉप खिलाड़ी ओप्पो फोन इस्तेमाल करते दिखाए गए। पांचवा, गूगल के साथ गहरा रिश्ता 2020 से अब तक। 2020 से ओप्पो के हर फोन में गूगल सर्विसेज डिफॉल्ट है। 2023 में गूगल और ओप्पो ने मिलकर जेमिनाई AI मॉडल को कलर OS में इंटीग्रेट किया। 2024 में ओप्पो पहली कंपनी बनी जिसने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एंड्रॉइड 15 का सबसे तेज बीटा रिलीज किया। छठा, कैरियलमी और वन प्लस के साथ एक परिवार। कैरियलमी और वन प्लस के साथ एक परिवार, छठी चीज मैं बताता हूँ। 2018 में रियलमी को स्वतंत्र ब्रांड बनाया गया, लेकिन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन आज भी ओप्पो की है। 2021 में वन प्लस का ऑपरेटिव के साथ विलय हुआ। 2021 में वन प्लस का ऑपरेटिव के साथ विलय हुआ, लेकिन बैक एंड में ओप्पो की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और चार्जिंग टेक्नोलॉजी ही चलती है। तीनों ब्रांड मिलकर एक ही छत के नीचे अलग अलग कीमत पर अलग अलग ग्राहकों को पकड़ते हैं। अब सातवां है, कार्ल ज़ाइस और सोनी से सीखते रहना। हालांकि ओप्पो ने
स्केल जायज के साथ सीधा करार नहीं किया, लेकिन सोनी IMX989, IMX866 जैसे सेंसर हमेशा पहले ओप्पो को मिलते हैं। इन जैसे सेंसर हमेशा पहले ओप्पो को मिलते हैं। 2024 में ओप्पो और सोनी ने मिलकर 1 इंच LYTIA सेंसर को और बेहतर बनाया। आठवां, पर्यावरण और शिक्षा में साझेदारी। 2023 से ओप्पो यूनिसेफ इसके साथ मिलकर लर्निंग फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट चला रहा है। 2024 में WWF के साथ मिलकर ओप्पो ने ग्रीन फैक्ट्री पहल शुरू की। इन सारी पार्टनरशिप का एक ही मंत्र है, हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे से भी बेहतर बनने के लिए सबसे अच्छों के साथ काम करते हैं। इसी सोच ने ओप्पो को अकेले नहीं चलने दिया, उसने हाथ मिलाया, सिखा दिया और दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली टेक कंपनी बन गई। आज जब कोई नया ओप्पो फोन आता है तो लोग पूछते हैं इस बार किसके साथ मिलकर बनाया गया है, क्योंकि उन्हें पता है ओप्पो अकेले नहीं आता, वह हमेशा किसी लीजेंड के साथ आता है। अब दोस्तों 10वां चैप्टर शुरू करते हैं और भूख लगी है कड़कड़ाती, बहुत भूख लगी है और ये रात में वीडियो बन रहा है। कितने बजे है? 8:47 हो चुकी है और 10वां चैप्टर 12 चैप्टर की बुक है। चलो खत्म करके खाना खाते हैं दोस्तों। इसके लाइक कर देना इस बात को। अब चुनौतियां और तूफान ने भी डटकर मुकाबला 2019 से 2025 तक। 10वां अध्याय है दोस्तों। सफलता की राह कभी फूलों की सेज नहीं होती। ओप्पो ने भी कई तूफान झेले, कुछ में वह डगमगाया, कुछ में और मजबूत होकर निकला। ये चुनौतियां ही आज ओप्पो को इतना परिपक्व और समझदार बनाती है। पहला, हुआवे बैन का अप्रत्यक्ष झटका। 2019 में अमेरिका ने हुआवे पर प्रतिबंध लगाया। चीन के दूसरे बड़े ब्रांड ओप्पो पर सीधा असर नहीं पड़ा, लेकिन पूरी चाइनीज सप्लाई चेन हिल गई। विदेशी बाजारों में चाइनीज फोन के प्रति एक डर पैदा हुआ। यूरोप और भारत में कुछ समय के लिए संकोच करने लगे लोग। ओप्पो ने जवाब दिया, कैसे दिया वो बात जानते हैं। तो हर देश में लोकल फैक्ट्री और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोले। 2020 में भारत के ग्रेटर नोएडा में अपनी सबसे बड़ी विदेशी फैक्ट्री शुरू की। 2021 तक भारत में 95% से अधिक फोन लोकल मैन्युफैक्चरर होने लगे। नतीजा ये हुआ कि डर खत्म हुआ, भरोसा बढ़ा। ट्रस्ट बढ़ाना दोस्तों जरूरी होता है मार्केट में और बिजनेस में। इस तरह ट्रस्ट बढ़ाया जा सकता है, आपको सीखने को मिल सकता है। दूसरा है भारत में टैक्स और राजनीतिक विवाद। तो जुलाई 2022 में भारतीय आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ओप्पो इंडिया पर 4,389 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया। साथ साथ चीनी कंपनियों के खिलाफ माहौल गर्म था। कई शहरों में बॉयकॉट चाइनीज कैंपेन चले और आत्मनिर्भर भारत ये भी चला। ओप्पो ने एकदम शांत और परिपक्व रुख अपनाया, बिना कोई बहाना बनाए सारा टैक्स और जुर्माना समय पर भरा। 2023 तक भारत में 20,000 से अधिक स्थानीय यानी लोकल कर्मचारी रखे। भारतीय स्टार्टअप में निवेश बढ़ाया, बायजूस, ओला इलेक्ट्रिक आदि में हिस्सा लिया। परिणाम ये आया कि 2023 के अंत तक भारत में फिर नंबर 2 पर वापसी हुई ओप्पो की। जनता ने देखा कि ओप्पो भागा नहीं, डटा रहा मैदान में। अब तीसरा है नोकिया पेटेंट वॉर। इस मुद्दे पर बात करते हैं। तीसरा मुद्दा है, अब 2022 में नोकिया ने जर्मनी, ब्रिटेन, भारत, इंडोनेशिया सहित 10 देशों में ओप्पो पर 5G पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा किया। जर्मनी ने ओप्पो के फोन बिक्री पर अस्थायी रोक लग गई। ओप्पो ने हार नहीं मानी। 2023 में नोकिया के साथ ग्लोबल क्रॉस लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया। सभी मुकदमे खत्म हुए। 2024 तक यूरोप में फिर तेजी से बिक्री शुरू हुई। इस लड़ाई ने ओप्पो को 5G पेटेंट में और मजबूत बनाया। चौथा मुद्दा है रियलमी का अलग होना। 2018 से 2023 तक का समय। तो 2018 में जन्मा रियलमी 2021 तक इतना बड़ा हो गया
कि ओप्पो के अपने मिड रेंज फोन ए और एफ सीरीज से टक्कर लेने लगा। 2023 में ओप्पो ने रियलमी को पूरी तरह स्वतंत्र कंपनी बना दिया। बहुतों ने इसे कमजोरी समझा, लेकिन ओप्पो ने क्या साबित किया? रियलमी अलग हुई, लेकिन सप्लाई चेन, चार्जिंग टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब ओप्पो के साथ ही रहे। ओप्पो अब सिर्फ प्रीमियम पर फोकस करने लगा। नतीजा ये हुआ कि दोनों ब्रांड अलग अलग सेगमेंट में और मजबूत हुए। पांचवा मुद्दा है महामारी और चिप यानी कंप्यूटर चिप की कमी आई थी 2020 से 2022 तक का कालखंड। कोविड-19 के दौरान फैक्ट्रियां बंद हुई, चिप की भारी कमी पड़ी। ओप्पो ने 2021 में भी अपना वार्षिक लक्ष्य पूरा किया, क्योंकि पहले से ही क्वालकॉम और मीडियाटेक के साथ लंबे कॉन्ट्रैक्ट थे। भारत और इंडोनेशिया की लोकल फैक्ट्रियों ने चीन पर निर्भरता कम की। और छठा मुद्दा है यहाँ पर थाईलैंड में डार्क ऐप विवाद। 2025 की शुरुआत में थाईलैंड में खबर आई कि कुछ ओप्पो फोनों में प्री इंस्टॉल अवैध लोन ऐप मिले। मामला बढ़ा। ओप्पो ने 48 घंटे के भीतर पूरी दुनिया के सभी फोनों से वह ऐप हटाया, सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया, थाईलैंड की सरकार के साथ मिलकर पारदर्शी जांच करवाई। अब और आज थाईलैंड में ओप्पो फिर नंबर 1 पर है, एंड्रॉइड ब्रांड है, नंबर 1 एंड्रॉइड ब्रांड है। इन सबका सबक क्या मिलता है? तो हर संकट में ओप्पो ने 3 काम किए। क्या? पहला, शांत रहा, बहाना नहीं बनाया। दूसरा, स्थानीय सरकारों और लोगों का भरोसा जीता। तीसरा काम क्या किया कि तीसरा काम क्या किया कि हर समस्या से कुछ नया सीखकर और मजबूत होकर निकला। आज जब लोग पूछते हैं कि इतनी चुनौतियों के बावजूद ओप्पो इतनी तेजी से कैसे बढ़ा, जवाब एक ही है, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई है कि हार नहीं माननी चाहिए। जितने तूफान आए उतनी ही ऊंचाई तक उड़ना सीख लिया। अब दोस्तों 11वां चैप्टर शुरू करते हैं। आज का ओप्पो और कल का सपना। तो दिसंबर 2025 में खड़े होकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक छोटी सी चाइनीज ऑडियो कंपनी से लेकर दुनिया की सबसे नवोन्मेषी स्मार्ट डिवाइस कंपनी तक का सफर किसी परियों की कहानी से कम नहीं लगती। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो अब असली उड़ान भरने वाली है। आज ओप्पो कहाँ खड़ा है, उस मुद्दे पर बात करते हैं। दुनिया का नंबर 4 स्मार्टफोन ब्रांड, प्रीमियम सेगमेंट, 70 से अधिक देशों में मौजूदगी, 9 ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, 6 डिजाइन सेंटर, कुल 54,000 से अधिक पेटेंट, जिनमें 90% से अधिक 5G, AI और इमेजिंग से जुड़े हुए। कलर OS 15 पर 700 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय डिवाइस। फाइंड X8 अल्ट्रा 2025 को DXOMARK ने अब तक का सबसे ऊंचा स्कोर दिया। 240 वॉट सुपर वूक अब रियल लाइफ में 9 मिनट में फुल चार्ज कर रहा है। मारी सिलिकॉन वाई दुनिया का पहला ब्लूटूथ ऑडियो चिप जो लॉसलेस 192 किलोहर्ट्ज पर 24 बिट स्ट्रीमिंग कर सकता है। कल का ओप्पो 3 बड़े सपने, उस मुद्दे पर बात है। पहला सपना, एप्पल जैसा प्रीमियम इकोसिस्टम, लेकिन एंड्रॉइड की आजादी के साथ। 2027 तक ओप्पो अपना पूरा इकोसिस्टम तैयार कर देगा। फोन प्लस वॉच प्लस पेड प्लस ईयरबड्स प्लस स्मार्ट ग्लासेस प्लस स्मार्ट टीवी प्लस कार, सब एक ही कलर OS पर, सब एक ही अकाउंट से जुड़े। 2025 में लॉन्च हुए ओप्पो ग्लासेस 2 सब पहले से ही आईफोन से बेहतर ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस दे रहे हैं। दूसरा सपना है कल का ओप्पो और 3 बड़े सपने। दूसरा सपना है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सचमुच समझे। 2024 में लॉन्च हुआ एंडेस GPT, ओप्पो का अपना बड़ा भाषा मॉडल। अब कलर OS 16 में पूरी तरह एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। फोन खुद समझ जाता है कि आप कब मीटिंग में है, कब सो रहे हैं। फोटो में से अनचाहे लोग हटाना, पुरानी तस्वीरों को रंगीन करना, लाइव ट्रांसलेशन, सब कुछ फोन पर ही, बिना इंटरनेट के।
2016 में आने वाला फाइंड X9 सीरीज पहला सचमुच बुद्धिमान फोन कहलाएगा। तीसरा, हरित भविष्य का नेतृत्व। 2025 में ओप्पो ने अनाउंसमेंट किया था 2030 तक सभी प्रोडक्ट 100% रिसाइकिल्ड या बायो बेस्ड मटेरियल से बनेंगे। 2040 तक कार्बन नेगेटिव कंपनी बनने का लक्ष्य। हर बीके फोन पर एक पेड़ लगाने का वादा। 2025 तक 15 मिलियन पेड़ लग चुके हैं। आप जितने पेड़ लगवाना चाहते हो उतने फोन खरीदो। अब दोस्तों अगले 5 सालों के बड़े लॉन्च उसकी बात करते हैं। तो अपना खुद का चिपसेट लॉन्च करने की बात है। फोल्डेबल फोन में दुनिया का सबसे पतला हिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हर फोन में 500 वोट चार्जिंग। अब टोनी चेन का नया संदेश 2025 इनो डे से इस पर बात करते हैं। कंपनी के फाउंडर का नया संदेश। तो हमने तेज चार्जिंग बनाई, सबसे अच्छा कैमरा बनाया, सबसे सुंदर फोन बनाया। अब हमारा अगला लक्ष्य है सबसे समझदार, सबसे हरा भरा और सबसे मानवीय टेक्नोलॉजी ब्रांड बनना। तकनीक सिर्फ तेज नहीं बल्कि दयालु भी होनी चाहिए। आज का ओप्पो सिर्फ एक कंपनी नहीं रहा, ये उन करोड़ों युवाओं की उम्मीद बन चुका है। ये जो टोनी चेन कहते हैं, ये उन करोड़ों युवाओं की उम्मीद बन चुका है जो जानते हैं कि तकनीक से दुनिया को और सुंदर और सरल बनाया जा सकता है। 2004 में 20 लोगों की एक छोटी सी टीम ने जो सपना देखा था वह 2025 में सच हो चुका है। अब बाकी बचा है सिर्फ एक सवाल, अगला दशक ओप्पो का होगा या ओप्पो अगले दशक को अपना बना लेगा, जैसा कि उसने पिछले दशक में किया है। जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। दोस्तों आखिरी 12वां चैप्टर शुरू करते हैं और बुक को एंड करते हैं, दी एंड। तो ओप्पो से हम सबने क्या सीखा? आखिरी सबक, ओप्पो की कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये उन सब की कहानी है जो कभी छोटे थे, जिन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन जिनके पास बहुत पैसा या बहुत बड़ा नाम नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये ओप्पो ने हमें जो 12 चीजें मैं बताऊंगा, सबसे बड़े सबक दिए, जो जीवन और व्यापार दोनों के लिए है। दोस्तों सुंदरता शक्ति है पहला चीज। ओप्पो ने साबित किया कि लोग सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं, सपने खरीदते हैं। एक फोन जो हाथ में लेते ही वाह निकलवाए, वही बिकता है। दूसरा, नवाचार का मतलब पहले करना नहीं, सबसे अच्छा करना है। ओप्पो ने कई चीजें सबसे पहले नहीं की, लेकिन जो की उन्हें इतना बेहतरीन किया कि बाकी सब पीछे छूट गए। तीसरा, युवा को कभी मत आंकना, युवा को कभी कम मत आंकना, युवाओं को कभी कम मत आंकना। जब बाकी कंपनियां 40 से 50 साल के लोगों को टारगेट करती थी, ओप्पो ने सिर्फ और सिर्फ 18 से 25 साल वाले एज वाले से दोस्ती की। आज वही युवा 30 से 35 से होकर भी ओप्पो से चिपके हैं। चौथा, गलती करो लेकिन छिपाओ मत। टैक्स केस हो या ऐप विवाद, ओप्पो ने कभी बहाना नहीं बनाया। उसने गलती मानी, सुधारी और आगे बढ़ गया। यही ईमानदारी लोगों ने याद रखी। पांचवी चीज है, मार्केटिंग पैसे की नहीं समझ की खेल है। ओप्पो ने सबसे महंगे विज्ञापन नहीं चलाए, उसने सबसे सही जगह पर सबसे सही बात की। सेल्फी, क्रिकेट, के पॉप, हर बार युवा के दिल की धड़कन पकड़ी। छठा है, तकनीक अकेले नहीं दिखती, भावना, इमोशन दिखती है। इमोशन दोस्तों, लोग 125 वोट चार्जर नहीं खरीदते, वे वह सुकून खरीदते हैं जो 15 मिनट में फोन खुद देख कर मिलता है। ओप्पो ने हमेशा भावनाएं देखी, इमोशन, सेल द इमोशन। अब 7वीं चीज है, चुनौती आए तो उसका सामना करो, भागो मत। नोकिया का मुकदमा हो या भारत में बॉयकॉट, ओप्पो ने हर बार डटा रहा और जीत कर निकला। 8वां है, साझेदारी घमंड नहीं है, ताकत है। हज़लब्लाड, गूगल, विंबलडन, बार्सिलोना, ओप्पो ने कभी नहीं कहा हम अकेले काफी हैं। उसने हाथ मिलाया और ऊंचा उठा। 9वां है, लोकल बनो,
तभी वैश्विक बनोगी, लोकल सबसे पहले बनो। भारत में भारतीय कर्मचारी, इंडोनेशिया में इंडोनेशियन डिजाइन, जापान में जापानी सौंदर्य बोध और ओप्पो हर जगह अपना लगा। 10वां है ब्रांड बनाना मतलब भरोसा बनाना है। आज माँ बाप और बच्चे को पहला फोन देते वक्त कहते हैं ओप्पो ले लो, सर्विस अच्छी है। यह भरोसा 20 साल की मेहनत का फल है। 11वीं चीज है भविष्य उनका है जो पहले से तैयार हो। जब बाकी कंपनियां 5G पर सोच भी नहीं रही थी, ओप्पो ने 2015 में ही पेटेंट जमा कर रहा था। आज वही पेटेंट उसकी ताकत है। अब अंत में 12वां, अंत में सबसे बड़ा सबक बेन फेन। टोनी चेन आज भी हर मीटिंग में एक ही बात दोहराते हैं, हम सही काम करेंगे, जल्दबाजी नहीं, दिखावा नहीं, सिर्फ सही काम। यही बेन फेन ओप्पो को ओप्पो बनाता है। ओप्पो की कहानी हमें बताती है कि कोई भी छोटा व्यक्ति, छोटी टीम, छोटा सपना अगर सही इरादे, सही मेहनत और सही सब्र हो, दृढ़ता हो, तो एक दिन दुनिया उसे सलाम सैल्यूट करती है। ओप्पो ने सिर्फ फोन नहीं बनाए, उसने एक पूरी जनरेशन को ये विश्वास दिलाया कि अगर हम चाहे तो हम भी दुनिया बदल सकते हैं। और शायद यही ओप्पो की सबसे बड़ी सफलता है दोस्तों। ये थी दोस्तों ओप्पो कंपनी की आई बुक। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।